कोस्टा रिका के घने जंगलों के बीचों बीच साइंटिस्टों की एक टीम, जिसका लीडर था डॉक्टर माइकल मोरबियस, हेलीकॉप्टर से एक काली सुनसान गुफा में पहुंचती है। डॉक्टर मोरबियस आगे बढ़ता है, जानबूझकर अपने हाथ की हथेली पर एक कट मारता है और उसे आगे बढ़ा देता है। उसके खून की महक से खिंचकर खूनी चमगादड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड अंधेरे से बाहर निकल पड़ता है। उसकी बाकी की साइंस टीम, जो डर और दहशत के मारे पागल थी, फौरन अपने हेलीकॉप्टर की सेफ्टी में वापस भाग जाती है। कहानी 25 साल पीछे ग्रीस के एक मेडिकल सेंटर में जाती है। यहाँ हम जवान मोरबियस को देखते हैं, जो खून की एक बहुत ही अजीब और तोड़ देने वाली बीमारी से जूझ रहा था और डॉक्टर निकोलस की देखरेख में जी रहा था। सेंटर में उसी बीमारी वाला एक और बच्चा आता है, एक लड़का जिसका नाम था लूसियन, पर मोरबियस उसे फौरन माइलो बुलाने लगता है। ये नाम उसने उसे उसी बेड पर रहने वाले पिछले लड़के की याद में दिया था। दोनों लड़कों के बीच बात करते करते माइलो की जरूरी लाइफ सपोर्ट मशीन अचानक से जवाब देने लगती है और वो एकदम से बेहोश हो जाता है। तेजी से सोचते हुए जवान मोरबियस फटाफट एक पेन खोलता है, उसके अंदर की नन्ही सी स्प्रिंग से उस मुश्किल मशीन को ठीक कर देता है और माइलो को बचा लेता है। डॉक्टर निकोलस ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। वो मोरबियस को होशियार बच्चों के लिए बने एक स्पेशल स्कूल के बारे में बताते हैं। मोरबियस मान जाता है कि यही उसके लिए सही रास्ता है और जाने से पहले वो अपने नए दोस्त माइलो के लिए एक दिल छू लेने वाला खत लिखता है। एक दूसरे सीन में माइलो खुद को कुछ गुंडों के हत्थे चढ़ा हुआ पाता है। दूसरे बच्चे उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं और जमीन पर गिरे हुए उसे लातों से मारते हैं। डॉक्टर निकोलस ये हमला देख लेते हैं और माइलो को उन बच्चों से बचाते हैं जो उसे पीट रहे थे। आज के टाइम में वापस आकर हम पाते हैं कि डॉक्टर मोरबियस एक बड़ा नाम बन चुका है। उसे स्वीडन में अपनी जबरदस्त मेडिकल रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है, लेकिन वो उसे ठुकरा देता है और अपनी पूरी ताकत अपने काम पर लगाने का फैसला करता है। वो अभी एना नाम की एक छोटी लड़की का इलाज कर रहा है, जो बदकिस्मती से उसी की तरह खून की बीमारी से परेशान है। मोरबियस अपनी रिसर्च अपनी गर्लफ्रेंड डॉक्टर मार्टिन के साथ मिलकर करता है, जो इस बात से टेंशन में है कि वो इलाज खोजने के चक्कर में सारी हदें पार कर रहा है। मार्टिन की टेंशन तब सही साबित होती है जब उसे पता चलता है कि मोरबियस चोरी छुपे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। वो कोस्टा रिका के वैम्पायर चमगादड़ों के डीएनए को इंसानी डीएनए के साथ मिलाने की फिराक में है, एक एकदम खतरनाक आइडिया जिसे वो अपनी बीमारी को ठीक करने की चाबी मानता है। मार्टिन उसे वार्निंग देती है कि अगर किसी को इन गैरकानूनी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चला तो उसका मेडिकल लाइसेंस पक्का छिन जाएगा। मोरबियस जवाब देता है कि उसे ज्यादा दिन लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक साफ इशारा था कि वो मानता है कि अगर उसे इलाज नहीं मिला तो वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। वो अपना बनाया हुआ नया सीरम एक चूहे पर टेस्ट करने लगता है, जो लगभग तुरंत ही मर जाता है। ठीक उसी पल उसकी छोटी मरीज एना को एक भयानक दौरा पड़ने लगता है। मोरबियस भागकर उसके पास जाता है और उसकी हालत को संभाल लेता है। टेंशन खत्म होने के बाद मार्टिन जब वापस लैब में देखती है तो ये देखकर दंग रह जाती है कि मरा हुआ चूहा चमत्कार की तरह जिंदा हो गया था, जो इस बात का पहला सबूत था कि मोरबियस का सीरम कामयाब हो गया है। इस कामयाबी से जोश में आकर मोरबियस अपने दोस्त माइलो और डॉक्टर निकोलस से मिलने जाता है। उसे कानूनी पचड़ों से दूर इंटरनेशनल पानी में एक बड़े जहाज पर अपने एक्सपेरिमेंट्स जारी रखने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। माइलो, जो अब एक रईस आदमी है, बचपन से निकोलस की देखरेख में ही रहा था। मोरबियस और माइलो साथ में टहलने निकलते हैं और एक पार्क की बेंच पर बैठकर बातें करते हैं। उनका रिश्ता सगे भाइयों से भी बढ़कर था, पर मोरबियस बहुत ज्यादा जल्दी में था और जोर देकर कहता है कि माइलो को उसकी मदद करनी ही होगी, इससे पहले कि उन दोनों के लिए बहुत देर हो जाए। माइलो अपने भाई की कामयाबी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बाद में एक जहाज की लैब में समंदर के बीचों बीच मोरबियस और मार्टिन चमगादड़ और इंसानी खून के सैंपल्स पर फाइनल टेस्ट करते हैं और उनके रिजल्ट्स कंफर्म करते हैं कि थ्योरी के हिसाब से उनके सीरम से बीमारी का इलाज मुमकिन है। सब कुछ सेट होने पर मार्टिन वो बिना टेस्ट किया हुआ सीरम मोरबियस को लगा देती है। प्रोसीजर के बाद जब मार्टिन मोरबियस की हालत देख रही थी तो एक बदतमीज क्रू मेंबर उससे पंगा लेता है। उनकी कहासुनी तब रुक जाती है जब वे अचानक देखते हैं कि मोरबियस अपनी कुर्सी से बंधी भारी पट्टियों को तोड़कर आजाद हो गया है। वो उसे छत पर रेंगते हुए पाते हैं। एक ही पल में बदला हुआ मोरबियस उस आदमी पर हमला कर देता है। जब दूसरे क्रू वाले शोर सुनकर वहां भाग कर आते हैं तो वे मोरबियस को पूरी तरह से एक खौफनाक वैम्पायर जैसे राक्षस में बदला हुआ पाते हैं। वो उन सब पर एकदम जंगली जानवर की तरह टूट पड़ता है और पागलपन में बेरहमी से उनका सारा खून चूस लेता है। इस मारधाड़ के दौरान मार्टिन बेहोश हो जाती है। मोरबियस डरे हुए क्रू का एक एक कर शिकार करता है। अंधेरे में घूमता हुआ एक शिकारी, उनकी टॉर्च और बंदूकें उसकी नई ताकत के सामने टिक नहीं पाती और वो उन सबको मार डालता है। इस खूनी खेल के बाद जब मोरबियस आखिर में अपने इंसानी रूप में वापस आता है तो सिक्योरिटी कैमरे की
फुटेज में खुद की हैवानियत देखकर उसकी रूह कांप जाती है। कंफ्यूजन और गिल्ट में भरकर वो कोस्ट गार्ड को एक इमरजेंसी कॉल करता है। FBI एजेंट साइमन और रॉड्रिग्स को इस रहस्यमयी क्राइम सीन की जांच का जिम्मा मिलता है। उन्हें मार्टिन जिंदा मिलती है, जबकि मोर्बियस इमरजेंसी कॉल करने के बाद गायब हो चुका था। इस घटना की खबर जल्द ही माइलो और डॉक्टर निकोलस दोनों तक पहुंच जाती है। मोर्बियस, जो अब एक भगोड़ा था, चुपके से अस्पताल में बेहोश मार्टिन से उसके कमरे में मिलने जाता है और अपने किए के लिए रो रो कर माफी मांगता है। फिर वो अपनी लैब में सबसे छुप कर रहने लगता है, अपनी नई हालत को समझने की कोशिश करता है और अपनी भयानक भूख को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल खून के बैग्स पीता है। वो धीरे धीरे अपनी नई चमगादड़ जैसी शक्तियों पर काबू पाना सीखता है, जिसमें एक ऐसी एकोलोकेशन शामिल थी जो किसी भी चमगादड़ से कहीं ज्यादा तेज थी। उसे ये भी पता चलता है कि उसकी लैब में रखे चमगादड़ अब उसे अपना लीडर मानने लगे थे। उसे पता चलता है कि उसकी शक्तियां हमेशा के लिए नहीं है और उसका बनाया आर्टिफिशियल खून उसे एक बार में सिर्फ 6 घंटे ही चला सकता है। माइलो उसे लैब में ठीक तब ढूंढ लेता है जब वो वापस अपने राक्षसी रूप में जाने लगता है। माइलो फ्रीजर से और खून लाकर उसे काबू पाने में मदद करता है, ये समझते ही कि सीरम ने मोर्बियस की बीमारी को पूरी तरह ठीक कर दिया है। माइलो फौरन उसे खुद लेने की जिद करने लगता है। मोर्बियस मना कर देता है क्योंकि वो इसके भयानक और खतरनाक अंजाम को जानता था और माइलो को जबरदस्ती वहाँ से भगा देता है, इससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुँचाए। दोनों FBI एजेंट्स डॉक्टर मार्टिन से अस्पताल में जहाज पर हुई घटनाओं के बारे में पूछने आते हैं, लेकिन वो कहती है कि उसे उस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं है। बाद में उसी अस्पताल में एक नर्स पर एक वैम्पायर जैसा कोई जीव बेरहमी से हमला करके उसे मार डालता है, लेकिन वो मोर्बियस नहीं होता। ठीक उसी वक्त मोर्बियस उस अस्पताल में होता है जहां मार्टिन भर्ती थी। उसका हालचाल लेने के लिए वो नर्स के मर्डर की खबर सुनता है, जो ठीक उसी तरह किया गया था जैसे उसने जहाज पर क्रू को मारा था। एजेंट साइमन और रॉड्रिग्स वहां पहुंच जाते हैं और मोर्बियस से सवाल जवाब करने लगते हैं। वो पूछता है कि वे उससे सवाल क्यों कर रहे हैं। वे इशारा करते हैं कि उसने अपनी पूरी जिंदगी पागलों की तरह अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने में लगा दी है। ठीक तभी एजेंट्स को खबर मिलती है कि अस्पताल में एक और लाश मिली है। जैसे ही वे उसे गिरफ्तार करने के लिए बढ़ते हैं, मोर्बियस भागने की कोशिश करता है, लेकिन फौरन पकड़ा जाता है और उसे एक डिटेंशन सेंटर ले जाया जाता है। उसकी सेल में साइमन और रॉड्रिग्स मोर्बियस से नर्स के मर्डर के बारे में पूछताछ करते हैं। वो उन्हें कहता है कि वो उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकता और गिड़गिड़ा कर अपना आर्टिफिशियल खून मांगता है, लेकिन वे उसे बताते हैं कि उसे सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया है। एजेंट्स के जाने के बाद माइलो वहां मोर्बियस का वकील बनकर पहुंचता है। मोर्बियस उसे बताता है कि उसे एक ऐसे मर्डर के लिए पकड़ा गया है जो उसे याद ही नहीं कि उसने किया है। जाने से पहले माइलो चुपके से उसके लिए खून का एक बैग छोड़ जाता है। जब मोर्बियस देखता है कि माइलो अपनी छड़ी वही भूल गया है, तो उसे अचानक एक खौफनाक सच का एहसास होता है कि माइलो ने जरूर खुद सीरम ले लिया है और नर्स का कातिल वही है। खून पीने के बाद मोर्बियस की वैम्पायर वाली शक्तियां एक्टिवेट हो जाती है और वो आसानी से डिटेंशन सेंटर तोड़कर भाग जाता है। फिर वो माइलो को एक वैम्पायर में बदलते और एक न्यूज स्टैंड पर एक आदमी का खून करते हुए देखता है। माइलो मोर्बियस को ढूंढ लेता है और उसे अपने साथ आने के लिए मनाने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी नई ताकतों को अपनाए और अपनी जंगली भूख को मिटाए। माइलो एक सबवे स्टेशन में भागता है और मोर्बियस उसका पीछा करता है। दोनों हवा में उड़ते हैं और डरे हुए पैसेंजर्स के सामने जोर से टकराते हैं। पुलिस आती है और माइलो को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी जबरदस्त सुपर पावर से उन सबको गाजर मूली की तरह काट देता है। माइलो मोर्बियस को पकड़कर उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मोर्बियस अंधेरी सबवे सुरंगों में चमगादड़ की तरह उड़कर भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। मार्टिन के अस्पताल से छूटने के बाद मोर्बियस उसे ढूंढता है और अपनी हालत के बारे में सब कुछ बताता है। वो उसे बताता है कि माइलो की तरह राक्षस बनने से बचने के लिए उसे अपनी खून की प्यास से कैसे हर पल लड़ना पड़ता है। मोर्बियस के तेज कान कुछ नकली नोट बनाने वालों की बातें सुन लेते हैं और वो उनकी छिपी हुई लेबोरेटरी तक उनका पीछा करता है। वो उन्हें डरा कर भगा देता है ताकि वो उनके लैब के सामान का इस्तेमाल एक नया कंपाउंड बनाने में कर सके, एक ऐसा एंटीडोट जो उसके वैम्पायरिज्म को खत्म कर देगा। अगले सीन में माइलो अपनी नई ताकतों का मजा लेता हुआ दिखता है। वो पहले से ज्यादा जिंदा महसूस कर रहा था। वो एक नाइट क्लब जाता है, एक लड़की से बात करता है और फिर एक गुस्सैल आदमी से उसका पंगा हो जाता है। वो उस आदमी और उसके दोस्तों का पीछा एक अंधेरी गली तक करता है और उन सबको मार डालता है। मार्टिन मोर्बियस को ढूंढते हुए उसकी पुरानी लैब में जाती है, लेकिन वहाँ उसे माइलो मिलता है। वो उससे मोर्बियस के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। बाद में मार्टिन मोर्बियस को नई लैब में ढूंढ लेती है। मोर्बियस और मार्टिन एक दूसरे को किस करते हैं। दूर से माइलो उन्हें देख रहा था और अब वो समझ गया था कि मार्टिन ही उसके भाई को दुख पहुंचाने की चाबी है। अगले सीन में एजेंट साइमन और
रॉड्रिग्स को क्लब वालों की लाशें मिलती हैं। वे सर्वेलेंस फुटेज देखते हैं जिसमें माइलो का चेहरा साफ दिख रहा था, जिससे उन्हें आखिर में समझ आ जाता है कि मोर्बियस उनका कातिल नहीं है। फुटेज वाली खबर देखने के बाद डॉक्टर निकोलस माइलो के पास जाते हैं, उसे समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, पर माइलो गुस्से में कहता है कि निकोलस ने हमेशा मोर्बियस को ही अपना चहेता बेटा माना। फिर वो निकोलस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह जख्मी हालत में छोड़ देता है। बाद में मोर्बियस मार्टिन के साथ होता है और उसे अपना बनाया हुआ एंटीडोट दिखाता है। वो समझाता है कि ये केमिकल चमगादड़ों के लिए खतरनाक है, लेकिन उसके वैम्पायर रूप के लिए जानलेवा है और उसके अंदर के राक्षस को खत्म कर सकता है। ठीक उसी पल मोर्बियस को बुरी तरह जख्मी निकोलस का फोन आता है, जो उसे बताता है कि माइलो ने क्या किया है। मोर्बियस भागकर निकोलस के पास पहुंचता है, ठीक उसके आखिरी वक्त में उसके साथ रहने के लिए। अपनी तेज इंद्रियों से मोर्बियस को पता चल जाता है कि माइलो ने अब मार्टिन को किडनैप कर लिया है। वो अपनी जबरदस्त एकोलोकेशन पावर का इस्तेमाल करके शहर में उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है। मोर्बियस उस तक पहुंचता है, लेकिन वो देखता है कि उसे भी माइलो ने बुरी तरह घायल कर दिया है। मोर्बियस के खुद के खून की एक छोटी सी बूंद उसे किस करते हुए मार्टिन के मुंह में गिर जाती है। वो उसे अपना खून पीने देती है ताकि वो माइलो का पीछा करने के लिए ताकतवर बन सके। माइलो मोर्बियस को ताना मारता है, कहता है कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लड़ाई में शुरुआत में माइलो का पलड़ा भारी रहता है, लेकिन अपने भाई का दोबारा सामना करते हुए मोर्बियस और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वो अपने वफादार चमगादड़ों के झुंड को बुलाता है और उनसे माइलो को घेर कर उसका ध्यान भटकाता है, जिससे उसे पास जाकर वो एंटीडोट इंजेक्ट करने का मौका मिल जाता है जो उसने असल में अपने लिए बनाया था। जैसे ही माइलो मरने लगता है, उसे याद आता है कि ये मोर्बियस ही था जिसने उसे उसका नाम दिया था। मोर्बियस अपने भाई के मरने तक उसके साथ ही रहता है। जैसे ही दूर से पुलिस के सायरन की आवाज आती है, मोर्बियस रात में उड़कर गायब हो जाता है। एजेंट साइमन और रॉड्रिग्स उस भयानक मंजर पर पहुंचते हैं और उस इलाके से उड़कर जा रहे अनगिनत चमगादड़ों को देखकर दंग रह जाते हैं। आखिरी पल में मार्टिन, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, अचानक आंखें खोलती है, एक वैम्पायर में बदलकर। Please like and subscribe.